आज हम लोग आदर्शवादी राजनीतिक चिंतन की परंपरा में एक अन्य महत्वपूर्ण विचारक हीगल का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आधुनिक आदर्शवाद का एक जो प्रतिनिधि विचारक है इमैनुअल कांट, उसके विचारों का हमने पिछली बार अध्ययन किया और जैसा कि मैंने बताया कि इमैनुअल कांट की गणना उदार आदर्शवादी विचारकों में होती है, लेकिन हीगल उग्र आदर्शवादी विचारक माना जाता है। और उसका कारण जैसा कि मैंने उल्लेख किया, राज्य और स्वतंत्रता के प्रति जो दृष्टिकोण उनके हैं उनमें काफ़ी भेद है। इसलिए जो हीगल का क्लासिफिकेशन है वो उग्र आदर्शवादी परंपरा में करते हैं। हीगल का जन्म 1770 में जो पुराना प्रशा, जर्मनी का जो पुराना नाम है, तो वहाँ प्रशा में जो स्टटगार्ट नाम की जगह है वहाँ पर उसका जन्म हुआ। उसने ट्यूबिंगेन यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी मास्टर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद उसने जर्मनी के यानी प्रशा के कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में और अंततः यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। और अपने जीवन के अंतिम समय में उसको एक दार्शनिक के रूप में यूरोप में इतनी प्रतिष्ठा मिल चुकी थी कि उसको रेक्टर ऑफ बर्लिन यूनिवर्सिटी का सम्मान दिया गया। और न केवल उसको बर्लिन यूनिवर्सिटी का रेक्टर बनाया गया, बल्कि प्रशा का जो सम्राट था उसका वो ऑफिशियल एडवाइज़र भी नियुक्त किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं हीगल के जीवन से संबंधित। अब जहाँ तक उसकी रचनाओं का संबंध है, तो उसकी रचनाएं मुख्य रूप से दर्शन से संबंधित हैं, लेकिन उसने राजनीतिक और सामाजिक दर्शन और इतिहास दर्शन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर भी गंभीरता से विचार किया है। जैसे उसकी जो मेथोडोलॉजी को लेकर जो उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है साइंस ऑफ लॉजिक, यानी तर्कशास्त्र या तर्क विद्या। और उसकी जो तर्क विद्या है वो वही है जो कि सॉक्रेटिस की थी, डायलेक्टिकल लॉजिक, द्वंद्वात्मक तर्क शैली को उसने भी स्वीकार किया है। तो एक तो उसकी ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, और दर्शन शास्त्र या तत्वशास्त्र की दृष्टि से उसकी जो पुस्तक है वो है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। फिर उसने राजनीतिक चिंतन पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है जिसका शीर्षक है फिलॉसफी ऑफ राइट। फिलॉसफी ऑफ राइट ये राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। और फिर उसने संपूर्ण चिंतन को एक स्थान पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस के नाम से भी एक ग्रंथ की रचना की, जो कि एक बृहत ग्रंथ है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। और बाकी फिर उसके बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो कि उसके विद्यार्थियों ने जिनको सुना और जिनके नोट्स लिए और बाद में उसकी मृत्यु के बाद उनको प्रकाशित किया गया, जैसे कि जो उसके लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री हैं वो इसी प्रकार के हैं। इसी तरह से उसने एस्थेटिक्स पर और दूसरे क्षेत्रों पर भी उसने कई जो व्याख्यान दिए थे अपने जीवन काल में विभिन्न विश्वविद्यालयों में जर्मनी के, वो भी सब पुस्तक के रूप में संग्रहित किए गए और प्रकाशित किए गए। अब जहाँ तक हीगल को हम
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच में जब हम उसको रखते हैं, क्योंकि 1770 में उसका जन्म है और 1831 में उसका देहांत हुआ, तो ये जो 60-70 वर्ष हैं, ये यूरोप में चिंतन के जगत में बड़े महत्वपूर्ण दशक रहे और उनसे हीगल का भी गहरा संबंध है। पहली बात तो ये है कि ये वो दशक हैं जबकि यूरोपीय चिंतन और दर्शन के क्षेत्र में प्रबोध काल धीरे धीरे अपना महत्व खो रहा था और प्रबोध काल के यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकतावाद का स्थान राष्ट्रवाद की यानी नेशनलिज्म की प्रवृत्तियाँ ले रही थी। एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल चेंज यूरोप में आ रहा था कि जो लिबरल यूनिवर्सलिज्म है प्रबोध काल का, जो उदारवादी सार्वभौमिकतावाद है 18वीं शताब्दी के एज ऑफ एनलाइटनमेंट का, उसका अवसान हो रहा है और उसके स्थान पर राष्ट्रवाद या दूसरे शब्दों में रोमांटिसिज्म और राष्ट्रवाद, इनकी प्रवृत्तियाँ शक्तिशाली बन के उभर रही हैं। इस संधि काल में हीगल का जन्म होता है और इन दोनों के बीच वो राष्ट्रवाद का दार्शनिक है, यानी जो लिबरल यूनिवर्सलिज्म है प्रबोध काल का, उसकी जो मूलभूत मान्यताएं हैं उसको वो अस्वीकार करता है और उसके स्थान पर वो राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियों का पोषक है, पक्षधर है। और उसका कारण ये भी था कि जैसा कि जो कि इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय जब हुआ 1801 के आसपास, फ्रांस की क्रांति के लगभग 10 वर्ष के बाद, और नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण यूरोप को अपने नियंत्रण में करने के लिए एक विजय अभियान प्रारंभ किया था और उस विजय अभियान के अंतर्गत उसने लगभग 13-14 वर्ष में, यानी वाटरलू की लड़ाई तक, जिसमें कि वो इंग्लैंड से हार गया और उसका वो विजय अभियान समाप्त हुआ, तो लगभग 15 वर्ष तक उसने यूरोप के विभिन्न देशों पर, यूरोप के विभिन्न राष्ट्रीयताओं पर, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य कायम किया और इसके विरुद्ध विभिन्न देशों में और विभिन्न राष्ट्रों में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया भी हुई। जर्मनी में भी ऐसा ही घटित हुआ क्योंकि नेपोलियन की सेनाएं प्रशा भी पहुंची और प्रशा को भी उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया और इस कारण जर्मन राष्ट्रवाद का एक प्रकार से प्रारंभ होता है, जो कि आगे चल के जर्मनी के यूनिफिकेशन में जिसकी परिणति हुई बिस्मार्क के समय, यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जर्मनी एक राष्ट्र बना। लेकिन इस जर्मन राष्ट्रवाद का, इस जर्मन नेशनलिज्म का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में हो चुका था। इसका, और ये वो समय था जबकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में हीगल अध्यापन कार्य कर रहा था, तो उसके विरुद्ध जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई फ्रांस के खिलाफ और फ्रांस की नेपोलियन की सेनाओं के खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई, राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, एक जो नेशनलिस्ट रिएक्शन हुआ, उसका हीगल के चिंतन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि हीगल जो था वो जर्मन नेशनलिज्म का एक बहुत ही सशक्त प्रवक्ता बन के उभरा और बाद में जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ 19वीं शताब्दी के अंत में, उसका इंटेलेक्चुअल फादर हीगल को ही माना जाता है। और भी लोग थे, फिक्टे वगैरह में भी ये दृष्टि थी, लेकिन हीगल उसका एक बहुत ही सशक्त प्रतिपादक था। तो इसलिए हीगल
उस दौर का दार्शनिक है। यानी जो उसके ऊपर जिन शक्तियों का प्रभाव पड़ा वो शक्तियाँ ये थीं कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट की जो मान्यताएं थीं वो क्षीण पड़ रही थीं और उसके स्थान पर एक दूसरी भिन्न दृष्टि उदित हो रही थी जिसको रोमांटिसिज्म या नेशनलिज्म कहा जाता है। और हीगल इस दूसरी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो बैकग्राउंड के तौर से हमें ये जानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हीगल व्यक्ति राज्य संबंधों को पुनर्व्याख्यायित करता है, रीडिफाइन करता है। हम लोग मिल वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दियों में यूरोप में एक व्यक्तिवादी या एक उदारवादी दृष्टिकोण प्रभावी रही, जिन्होंने व्यक्ति और राज्य के संबंध को एक भिन्न दृष्टि से देखा था। यानी जहाँ जिसको व्यक्तिवादी दृष्टिकोण भी हम कहते हैं कि राज्य गॉड है और व्यक्ति प्रधान है। स्वतंत्रता का जिन्होंने एक नकारात्मक दर्शन दिया, एक निगेटिव इंटरप्रिटेशन जिन्होंने फ्रीडम का दिया। और ऐसे कई दार्शनिक थे, हाब्स भी था, लॉक भी था, जे.एस. मिल भी थे, बेंथम भी थे। तो ये जो एक राज्य और व्यक्ति के संबंधों को जो देखने की दृष्टि विकसित हुई थी यूरोप में 17वीं 18वीं शताब्दियों में, और जिसको लिबरलिज्म या इंडिविजुअलिज्म कहा जाता था, उसका भी, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी हमें हीगल में दिखाई पड़ती है। और जो पॉलिटिकल आइडियलिज्म है, जो राजनीतिक आदर्शवाद है, जो कि इमैनुअल कांट से प्रारंभ हो चुका था, वो हीगल में बहुत परिपक्व रूप में दिखाई पड़ता है। और हीगल व्यक्ति राज्य संबंध को एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि से और एक बिल्कुल भिन्न धरातल पर प्रतिपादित और परिभाषित करता है। उसके लिए फ्रीडम का वो अर्थ नहीं जो कि मिल के लिए है या बेंथम के लिए, बल्कि वो फ्रीडम को एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव अर्थ प्रदान करता है। उसके लिए राज्य महत्वपूर्ण है, राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। ये भी एक उदारवादियों से भिन्न दृष्टि थी, जहाँ पर व्यक्ति को साध्य माना गया और राज्य को साधन माना गया। यानी राज्य के प्रति जो नकारात्मक दृष्टि हमें उदारवादी राजनीतिक चिंतन परंपरा में दिखाई पड़ती है, उसको रिवर्स करने का काम हीगल ने किया। तो एक ये भी महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है कि उसने इंडिविजुअल को भी रिडिफाइन किया, फ्रीडम को भी रिडिफाइन किया, स्टेट को भी रिडिफाइन किया। व्यक्ति की परिभाषा उसकी वो नहीं है जो कि उदारवादियों की थी, स्वतंत्रता की परिभाषा उसकी वो नहीं है जो कि उदारवादियों की थी, और राज्य को वो उस दृष्टि से नहीं देखता जैसे कि उदारवादियों ने देखा। तो ये एक रिफॉर्मुलेशन पॉलिटिकल थ्योरी का ये हमें हीगल में दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से भी हमें हीगल के चिंतन पर विचार करना चाहिए। फिर एक तीसरी बात जो कि हीगल ने एक दावा किया कि वो एक उसका जो चिंतन है, उसका जो दार्शनिक चिंतन है, वो एक तरह से कल्मिनेटिंग पॉइंट है सारे ज्ञान के विकास का। ऐसा उसने दावा किया कि यूरोप में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में जो पिछले 2-2.5 हज़ार साल से जो कुछ भी हो रहा है, हीगल ने क्लेम किया कि जो मेरा चिंतन है वो उसका एंड पॉइंट है, उसका चरम बिंदु है, उसका उत्कर्ष बिंदु है। एक प्रकार से यूरोप के वैचारिक विकास की प्रक्रिया हीगल में जाकर पूरी हो जाती है, ऐसा उसने दावा किया। और उसने कहा भी कि जो मेरा चिंतन है ये वर्ल्ड स्पिरिट को एम्बॉडी करता है।
जो वर्ल्ड स्पिरिट का उसका विचार था, विश्वात्मा। मेरा जो दर्शन है वो विश्वात्मा को का स्वरूप है। यानी हीगल ये कहता है कि जो कुछ भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यूरोप में हो रहे हैं पिछले 2-2.5 साल में, वे सब मेरे चिंतन में जाके परिपूर्णता प्राप्त करते हैं। एक प्रकार से एक बहुत ही एरोगेंट स्टेटमेंट ये था, और हम लोग सब जानते हैं कि हीगल के चिंतन में इतनी दुर्बलताएं हैं, इतनी विसंगतियां हैं कि बाद में उसके इस दंभ का बड़ा कड़ा प्रतिवाद भी हुआ। लेकिन हीगल को ऐसा लगता था कि शायद उसने दर्शन शास्त्र को अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। तो फिर इसी संदर्भ में जो प्रभाव हीगल के चिंतन पर पड़े, जिन्होंने हीगल की इंटेलेक्चुअल जर्नी को या उसकी पॉलिटिकल आइडियाज़ को शेप किया, उनके बारे में भी हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। हीगल के ऊपर जैसा कि मैंने बताया कि जो प्राचीन आदर्शवाद है, यानी जो ग्रीक आइडियलिज़म है, उस ग्रीक आइडियलिज़म का प्रभाव आधुनिक आदर्शवाद पर पड़ा ही है। हीगल के ऊपर विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से, क्योंकि हीगल ने सुकरात और प्लेटो के डायलेक्टिकल मेथड को अपनाया और उसने एक अपनी डायलेक्टिक्स की थ्योरी प्रस्तुत की, और उसके बेसिस पर उसने प्रकृति का और मानव समाज का और सभ्यता का विवेचन विश्लेषण करने का दावत किया। तो इसलिए एक तो सोक्रेटिस और प्लेटो की डायलेक्टिक्स का उसके ऊपर स्पष्ट प्रभाव है। फिर अरस्तु का जो टेलोलॉजी है, मतलब कि चीज़ें जो हैं वो किसी एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। हीगल ने भी ऐसा कहा कि ये जो यूरोप की सभ्यता है, जो मानव सभ्यता है, वो एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। तो ये जो टेलोलॉजिकल व्यू पॉइंट है, जो कि सुकरात की विशेषता है, वो अरस्तु की विशेषता है, तो इसका प्रभाव भी उसके इतिहास सिद्धांत पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो एरिस्टोटल की टेलोलॉजी का भी गहरा प्रभाव है। हालांकि कोई टेलोलॉजी केवल एरिस्टोटल की मान्यता हो ऐसा हम नहीं कह सकते, अन्य यूनानी दार्शनिक भी ऐसा ही मानते थे, लेकिन ये जो दृष्टिकोण है वो अरस्तु के साथ विशेष रूप से जुड़ा है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। फिर रूसो का बड़ा गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब अगर हम रूसो की जर्नल विल को हीगल में देखें तो उसने उसके लिए रेशनल विल शब्द का प्रयोग किया। रूसो में एक जो बहुत ही क्लोज निट कम्युनिटी वाला भाव है कि जो राज्य है एक घनिष्ठ समुदाय है, तो राज्य के बारे में हीगल का जो दृष्टिकोण है उसका जो कि राज्य का जो स्वरूप है वो ऑर्गेनिक होता है, राज्य एक कम्युनिटी होती है, उसका एक अपनी पर्सनालिटी होती है, और वो पर्सनालिटी उसकी हायर होती है इंडिविजुअल की तुलना में। तो इस तरह से रूसो के चिंतन के कई पक्षों का हीगल के ऊपर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। शब्दावली का परिवर्तन है, लेकिन उसने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रूसो से कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स उसने रूसो से ग्रहण किए हैं। तो ये भी उसके ऊपर फिर इमैनुअल कांट का तो प्रभाव है ही, वो तो आधुनिक आदर्शवाद का एक प्रकार से जनक है। तो इमैनुअल कांट से वो प्रभावित है, लेकिन इमैनुअल कांट से वो कई फंडामेंटल पॉइंट्स पर डिसएग्री भी करता है, असहमति भी उसकी है, जिसका आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसके ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव था, क्योंकि हीगल
कोई किसी रेवोल्यूशन को पर से अपने में अच्छा नहीं मानता, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस उद्देश्य के लिए हुई थी कि राज्य को संवैधानिक होना चाहिए, राज्य को सीमित होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो विचार था कि राजा मनमानी ना करे, तो इस और एक तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जिस तरह से निरंकुशवाद को, डिस्पोटिज्म को समाप्त किया था, तो हीगल भी ये मानता था कि जो राज्य का स्वरूप है वो संविधान सम्मत होना चाहिए, राज्य को डिस्पोटिक नहीं होना चाहिए, ऐसा वो भी मानता था। तो इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी उसके ऊपर प्रभाव था, वो उसका प्रशंसक भी था। और साथ साथ यद्यपि वो नेपोलियन का प्रशंसक था प्रारंभ में, और जब नेपोलियन का उदय हुआ और जो यूरोप विजय के लिए निकला तो हीगल ने उसकी प्रशंसा में लिखा भी, लेकिन जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि नेपोलियन एक नए प्रकार के डिस्पोटिज्म को यूरोप के ऊपर लादना चाहता है और नेपोलियन के उदय से जर्मन राष्ट्रवाद को बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है, तो वो फ्रांस का और नेपोलियन बोनापार्ट का कटु आलोचक भी बना। और नेपोलियन के इन क्रियाकलापों ने भी उसके चिंतन को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि जो उसके अंदर एक उग्र राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है वो नेपोलियनिक वार्स के खिलाफ एक रिएक्शन के तौर से विद्यमान है। तो इस तरह से कुछ यूरोपीय चिंतन परंपरा की कुछ महान विभूतियों और कुछ समसामयिक घटनाओं का हीगल के चिंतन के ऊपर गहरा प्रभाव हुआ, और इस प्रकार से उसने और इन सब प्रभावों को उसने इंटीग्रेट करके एक सुसंगत दर्शन प्रतिपादित करने का प्रयास किया। वो कहाँ तक सफल रहा ये एक अलग विषय है, लेकिन उसने इस प्रकार का प्रयास किया कि एक संपूर्ण समग्र दृष्टि व्यक्ति के विषय में, समाज के विषय में और इतिहास के विषय में सामने रखी जाए। यही उसके दर्शन का मुख्य प्रयोजन है। अब इसके बाद जो जहाँ तक उसके चिंतन का संबंध है, तो उसके चिंतन के 3 मुख्य बिंदु विद्वानों के द्वारा माने जाते हैं। एक तो विद्वानों का कहना है कि हीगल के चिंतन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो उसका डायलेक्टिकल लॉजिक है। उसने जो तर्क पद्धति प्रतिपादित की, जिसके द्वारा उसने जीवन और जगत के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की, उनको इंटरप्रेट किया। तो एक तो उसके चिंतन का महत्वपूर्ण पक्ष ये है। दूसरा उसके चिंतन का पक्ष है जिसको, जो कि उसकी प्रसिद्ध ग्रंथ है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, की जो विश्वात्मा है वो अपने को इस जगत में कैसे अभिव्यक्त करती है। यानी एक तरह से जो वर्ल्ड स्पिरिट है उसकी जर्नी, उसकी जो कॉस्मिक जर्नी है वो किस प्रकार की होती है, जिसके अंतर्गत समाज और व्यक्ति और उनके विभिन्न अंतर संबंधों से जुड़े विषय आते हैं। तो दूसरा उसने इस पक्ष के ऊपर विचार किया है और इसी के अंतर्गत उसका राजनीतिक चिंतन भी आता है। और फिर तीसरा जो पक्ष है वो ये कि इतिहास के दर्शन का, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, उसकी जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है वो क्या है, इतिहास का दर्शन उसका क्या है, इतिहास के विकास को वो किस प्रकार से देखता है। तो ये 3 मुख्य पक्ष हैं हीगल के चिंतन के, उसके दर्शन के।
और इनके ऊपर हम लोगों को संक्षेप में विचार करना है। अब सबसे पहले तो जो उसका लॉजिक है, जो कि डायलेक्टिकल लॉजिक उसका है, वो जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी है, सुपरिचित भी है। तो उसका ये जो डायलेक्टिकल मेथड है, ये मेथड क्या है? यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब सॉक्रेटिस ने डायलेक्टिक्स की चर्चा की है, तो सॉक्रेटिस के लिए डायलेक्टिक्स जो है वो एक संवाद शैली है ना, एक तरह से डायलॉग, ए फॉर्म ऑफ डायलॉग। डायलेक्टिक्स का मतलब ही ग्रीक भाषा में डायलॉग होता है, संवाद होता है। यानी सत्य तक पहुंचने के लिए संवाद बहुत आवश्यक है, क्योंकि संवाद के माध्यम से ही हम सत असत को भली प्रकार से जान सकते हैं, या जो हमारे विचारों में जो अंतर्विरोध होते हैं, जो दोष होते हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं जब हम आपस में बैठ के किसी विषय पर संवाद करते हैं। तो प्लेटो और एरिस्टोटल के लिए जो डायलेक्टिक्स है वो एक विचार की पद्धति है, लेकिन जब हीगल ने इसको अपनाया है तो उसके लिए जो डायलेक्टिक्स है वो रीज़न, जो एब्सोल्यूट रीज़न है, उसके विकास की पद्धति है। और इस पद्धति से ही संसार की हर चीज़ विकसित हो रही है, यानी एक यूनिवर्सल मेथड है ये। यही एक डायलेक्टिकल मेथड ही संसार की हर चीज़ के विकास की पद्धति है, ऐसा उसने प्रतिपादित किया। यानी एक अर्थ में वो यूनानी दृष्टिकोण में थोड़ा संशोधन करते हुए डायलेक्टिक्स के सिद्धांत को स्वीकार करता है। अब हीगल कहता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मूल तत्व है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो वर्ड स्पिरिट यानी विश्वात्मा है। उसके लिए वो आइडिया शब्द का भी प्रयोग करता है, उसके लिए वो रीज़न शब्द का भी प्रयोग करता है। और ये जो विश्वात्मा है, यानी ये जो आइडिया है या ये जो रीज़न है, वो इस ब्रह्मांड में अपने को मैनिफेस्ट करता है, प्रकट करता है। और क्योंकि जो विश्वात्मा है यानी जो परम तत्व है वो रेशनल है, वो रीज़न है, यानी परम विवेक है वो, इसलिए जाहिर है कि जब उसका प्रगटीकरण इस संसार में होता है, उसका जब मैनिफेस्टेशन या उसका जब इवोल्यूशन इस संसार में होता है, तो इस संसार में जो भी है वो सब विवेक संगत है, बुद्धि संगत है, यानी कुछ भी फिर इर्रेशनल नहीं है। और यही उसके उस सूत्र का अभिप्राय है जो कि वो कहता है कि रेशनल इज़ रियल, कि जो रेशनल यानी जो वर्ड स्पिरिट है, जो कि परम विवेक पूर्ण है, श्रेष्ठ है, वो इस संसार में अपने को जब प्रकट करती है विभिन्न रूपों में, विभिन्न तरीके से, तो उसके जितने भी रूप हैं, जितने भी उसके प्रकार हैं, वे सब बुद्धि संगत, विवेक संगत यानी रेशनल है। तो रियल जो है वो जो रेशनल है वही रियलिटी में एक्सप्रेस होता है, वही इस दृश्य जगत में, संसार में प्रकट होता है। ये उसका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, रेशनल इज़ रियल और रियल इज़ रेशनल। और इसलिए जितनी भी रियलिटी है वो सब रेशनल है। जो कुछ भी हम यथार्थ में देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, उस सब का कोई ना कोई कारण है, उस सब का कोई ना कोई औचित्य है। यानी इस ब्रह्मांड में कुछ भी इर्रेशनल नहीं। हम उसको समझ पाएँ ना समझ पाएँ, ये तो हमारी अपनी बुद्धि की सीमाएं हैं या हमारे प्रयास की सीमाएं हैं। लेकिन ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इस चराचर जगत में जो कुछ भी है, वो विश्वात्मा का ही स्वरूप है। और विश्वात्मा क्योंकि रेशनल है
परम विवेक है। इसलिए जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब श्रेष्ठ है, विवेक संगत है, बुद्धि संगत है, जिसके लिए यूनान में और बाद में यूरोपीय परंपरा में जो कहावत है एवरीथिंग वर्क्स फॉर गुड, कि संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब हमारे कल्याण के लिए ही हो रहा है, हमारे हित के लिए ही हो रहा है, हम समझ पाए ना समझ पाए। तो एक तो ये है, पहली जो मूल उसके विचार का जो मूल विचार है वो ये है कि वर्ड स्पिरिट या आइडिया या रीज़न, और इस वर्ड स्पिरिट का संपूर्ण ब्रह्मांड में घटित होना, प्रकट होना, उसकी अभिव्यक्ति होना, और इसलिए ब्रह्मांड में सब कुछ रेशनल है, जो कुछ भी रियल है वो सब रेशनल है। तो अब लेकिन वो कहता है कि ये जो रीज़न है, ये जो विश्वात्मा है, ये संसार में अपने को एक विशिष्ट प्रक्रिया से व्यक्त करता है। द वर्ड स्पिरिट मैनिफेस्ट itself in this cosmos in a special manner, और वो स्पेशल मैनर है डायलेक्टिकल तरीके से प्रकट करता है, द्वंद्वात्मक पद्धति से उसका प्रकटीकरण होता है। यानी जो प्रोसेस है विश्वात्मा के प्रकटीकरण का वो डायलेक्टिकल है। विश्वात्मा के इस ब्रह्मांड में प्रकटीकरण की जो प्रक्रिया है वो द्वंद्वात्मक है, डायलेक्टिकल है। और उस डायलेक्टिकल जो है वो एक ट्रायड है, वो एक त्रिकोणात्मक स्वरूप है। उसमें एक वाद है, एक प्रतिवाद है और एक संवाद है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। ये विकास की या परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। इसी के लिए कुछ अन्य लोग दार्शनिक शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं, हीगल ने भी किया है, बीइंग, नॉन बीइंग और बिकमिंग। वाद को बीइंग कहेंगे, प्रतिवाद को नॉन बीइंग कहेंगे और संवाद को बिकमिंग कहेंगे। ये विकास की प्रक्रिया है, ये प्रकटीकरण की प्रक्रिया। इस तरह से विकास हो रहा है ब्रह्मांड में। विकास हो रहा है से मतलब इस तरह से विश्वात्मा का प्रकटीकरण हो रहा है और सब चीज़ निरंतर श्रेष्ठता की ओर बढ़ रही है। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस यहाँ पर इम्प्लिसिट है। वो मानता है कि ब्रह्मांड श्रेष्ठ स्थिति की ओर प्रस्थान कर रहा है। तो ये जो अब बीइंग क्या है? बीइंग है किसी भी सत्ता का, किसी भी वस्तु का जो बहुत ही रूडिमेंट्री प्रारंभिक स्वरूप होता है, यानी स्थूल स्वरूप जो होता है, जिसमें केवल कुछ अंश में प्रकाश होता है, उसको बीइंग की स्थिति कहते हैं। लेकिन बीइंग की स्थिति क्योंकि रियलिटी को बहुत कम मात्रा में प्रकट कर रही है, इसलिए जाहिर है कि अब और रियलिटी को निरंतर और अधिक प्रकट होना है, तो बीइंग में ही नॉन बीइंग भी विद्यमान है, यानी उसका प्रतिवाद भी विद्यमान है। यानी उस बीइंग में जो न्यूनता है, उस न्यूनता को पूर्ण करने वाला जो तत्व है वो भी उसी में विद्यमान है, लेकिन निगेटिव रूप में, और उसको उसने नॉन बीइंग कहा, यानी एंटीथेसिस कहा, प्रतिवाद कहा। लेकिन फिर अब एक तीसरी स्टेज है परिवर्तन की, विकास की, और वो तीसरी स्टेज है बिकमिंग की, संवाद की, जिसमें बीइंग और नॉन बीइंग दोनों के तत्व विद्यमान है, लेकिन कुछ अन्य श्रेष्ठतर तत्व भी उसमें विद्यमान है। इस तरह से हर चीज़ परिवर्तित होती रहती है संसार में, यानी विकसित होती रहती है, क्योंकि जो परिवर्तन है वो निरंतर विकास की ओर हमें ले जा रहा है। तो इसलिए पहले किसी भी
चीज़ का, किसी भी वस्तु का एक रूडिमेंट्री यानी एक बड़ी प्राथमिक अवस्था जिसमें सत्य का या बुद्धि का अंश विद्यमान होता है, लेकिन बहुत ही न्यून अंश विद्यमान होता है। सत्य का एक न्यून अंश विद्यमान होता है। इस न्यूनता को पूर्ण करने की शक्ति भी उसी के अंदर होती है और वो चीज़ समय आने पर प्रकट होती है और उसको हम नॉन बीइंग कहते हैं या प्रतिवाद कहते हैं। और लेकिन बात वहीं पर नहीं रुकती। वाद और प्रतिवाद दोनों मिलकर फिर एक नई स्थिति को उत्पन्न करते हैं और उस नई स्थिति में वाद और प्रतिवाद के सत्य का अंश तो होता ही है, सत्य के कुछ अन्य अंश भी विद्यमान होते हैं और उस स्थिति को कहते हैं संवाद यानी बिकमिंग। एक स्टेज तक संवाद की स्थिति हमको एक उच्चतर अवस्था मालूम पड़ती है, लेकिन फिर संवाद में भी म्यूटेशन, परिवर्तन होने लगता है और फिर कुछ नई शक्तियाँ उभर के आती हैं और फिर से वही जो संवाद है वो वाद बन जाता है, फिर वो उसका प्रतिवाद होता है और फिर अब एक संवाद पैदा होता है और फिर ये जो प्रक्रिया है, ये जो चेन है, निरंतर चलती रहती है। और इस श्रृंखला के द्वारा विश्वात्मा अपने को निरंतर प्रकट करती रहती है। ये एक अनवरत, अंतहीन प्रक्रिया है। हालांकि वो मानता है कि किस स्टेज पर जाके ये प्रक्रिया समाप्त होगी, उसका उल्लेख हम लोग बाद में करेंगे। तो इस आधार पर वो कहता है कि जो विश्वात्मा का प्रकटीकरण इस डायलेक्टिकल मेथड से होता है, यानी सब्जेक्ट। और अब इसका दूसरा तरीका क्या है समझने का? यूरोपीय चिंतन में 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच की लड़ाई चल रही थी, यानी जो इंद्रिय और बुद्धि के बीच की जो लड़ाई चल रही थी कि सत्य जो है वो इंद्रिय ग्राह्य है या बुद्धि ग्राह्य है, सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ऑब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्यों विरोध है, ये जो एक दोनों को फ्रेगमेंट करके अलग अलग तरीके से जो विद्वानों के द्वारा देखा जा रहा था, हीगल ने उस दोष को दूर करने का काम किया और उसने कहा कि सब चीज़ें मिल के जो वर्ड स्पिरिट है उसमें द्वंद्व हमें दिखाई तो पड़ता है, टकराव दिखाई तो पड़ता है उसके विकास की प्रक्रिया में। और कब हम समझते हैं कि शायद इंद्रिय ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बुद्धि ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा हम समझते तो हैं। लेकिन अगर हम इस रहस्य को समझ पाएँ और ठीक से अगर अपनी सोच का और बुद्धि का प्रयोग करें तो हम ये पाएंगे कि सभी चीज़ें एक दूसरे में समाहित हैं। सभी चीज़ें, किसी भी चीज़ का जो विरोधी रूप भी है वो उसको पूर्णता प्रदान करता, उसका निषेध नहीं करता। जो एंटीथेसिस है वो थीसिस का निषेध नहीं है, बल्कि वो थीसिस की जो कमी है या थीसिस जिस पक्ष को नहीं देख पाई उसको देखने का तरीका है। इसलिए सभी चीज़ें मिल के एक दिशा में बढ़ रही हैं और इसलिए जिसको हम निगेशन कहते हैं या एंटीथेसिस कहते हैं, एक्चुअली वो निगेशन नहीं है, उसमें भी बड़ी पॉजिटिविटी है, उसमें भी बड़ी सकारात्मकता है, क्योंकि वो थीसिस की इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने का काम करती है। और फिर ये दोनों चीज़ें मिलकर एक हायर लेवल पर सिंथेसिस के रूप में पहुंचती हैं और फिर से विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसलिए उसने माना कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन जैसी चीज़ नहीं है। देखने में हमें कॉन्ट्रडिक्शंस लगते हैं कि ये मैटर है, ये स्पिरिट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रीज़न है, ये सेंसेस हैं। ऐसा हमें देखने में लगता है कि चीज़ें जो हैं वो एंटीनॉमीज़ में हैं, विरोध में हैं।
लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब चीज़ें एक जगह पर जाकर एक दूसरे में समाहित हैं और एक दूसरे को पूरा करने का, एक दूसरे को उन्नत करने का काम करती हैं और वो एक हायर लेवल पर हमको निरंतर पहुंचा रही हैं। तो इसलिए हीगल की जो डायलेक्टिक्स है वो एक तरह से एक सिंथेसाइजिंग एफर्ट है, जो यूरोपीय चिंतन में जो द्वंद्व विद्यमान थे उन द्वंद्वों का समाधान करने का एक प्रयास है। इसमें वो कितना सफल रहा या नहीं रहा ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन हीगल ने इस तरह से इस सृष्टि के विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया है कि जो कुछ भी कॉस्मिक चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं कहीं भी, चर अचर जगत में कहीं पर भी, वो सब डायलेक्टिकल प्रोसेस से हो रहे हैं और ये डायलेक्टिकल प्रोसेस हमको निरंतर उच्चतर स्थिति में, विकास की स्थिति में ले जाता है। तो ऐसा उसका मानना था। तो ये इस तरह से उसने इस डायलेक्टिकल मेथड से न केवल उसने नेचर को एक्सप्लेन किया बल्कि उसने सोसाइटी को भी एक्सप्लेन किया और हिस्ट्री को भी एक्सप्लेन किया। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वो कहता है कि ये जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है ये यूनिफॉर्मली और यूनिवर्सली इस जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। इसी से आप प्रकृति को समझ सकते हैं, इसी से आप समाज को समझ सकते हैं और इसी से आप मानव इतिहास को समझ सकते हैं। यानी हर चीज़ को समझने के लिए हमें डायलेक्टिकल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी या डायलेक्टिकल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा वो मानता है। अब इसको उसने कैसे अप्लाई किया, जैसे कि मैंने बताया प्रकृति पर कैसे अप्लाई किया। वो कहता है कि प्रकृति में विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसे आगे बढ़ रही है, यानी विश्वात्मा प्रकृति में अपने को कैसे अभिव्यक्त कर रही है। तो वो कहता है कि विश्वात्मा की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति यानी थीसिस प्रकृति के स्तर पर, नेचर के लेवल पर, इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में होती है। यानी ये जो स्थूल भौतिक पदार्थ हैं इनके रूप में इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में होती है। ये इनऑर्गेनिक वर्ल्ड जो है वो रीज़न का बहुत ही माइन्यूट मैनिफेस्टेशन है, जहाँ पर विश्वात्मा की एक थोड़ी सी झलक हमें देखने को मिलती है, लेकिन है वो भी विश्वात्मा का ही प्रकटीकरण। इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, पदार्थ जगत, तो ये थीसिस है। अब इसकी जो एंटीथीसिस है वो है ऑर्गेनिक वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो एंटीथीसिस है, क्योंकि ये जो इनऑर्गेनिक वर्ल्ड है वो लगभग जड़ होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड है यानी प्लांट और एनिमल्स में जीवन होता है, उनके अंदर एक लाइफ होती है। प्लांट भी बढ़ते हैं, जो पशु पक्षी हैं उनमें भी परिवर्तन होते हैं, उनमें भी बढ़ना, घटना, मृत्यु होना होता है। तो वहाँ पर तो ये तो स्थूल तत्व है, लेकिन जो एंटीथेसिस में जो यानी ऑर्गेनिक वर्ल्ड में जो चीज़ देखने को मिल रही है वो उसमें चेतना है। वो चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, सबके अंदर एक चेतना का अंश विद्यमान है, रीज़न का तत्व विद्यमान है, एक हायर लेवल पर है वो। और क्योंकि वो उसका निगेशन है, इसलिए क्योंकि वो स्थूल है उसमें थोड़ा चेतना का अंश है तो निगेशन है। लेकिन निगेशन होते हुए भी दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि किसी न किसी अंश में इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में भी रीज़न, उसका भी एक रीज़न है, उसका भी एक रेशनल है, वो भी ईश्वर की कृति है, इसलिए उसमें भी ईश्वरीय अंश विद्यमान है। ये है कि वो ईश्वरीय अंश ऑर्गेनिक वर्ल्ड में ज़्यादा मात्रा में विद्यमान है। और फिर तीसरी है सिंथेसिस, ह्यूमन वर्ल्ड, मनुष्य और मनुष्य का जगत। मनुष्य में तो रीज़न का जो एलिमेंट है वो बहुत विकसित होता है, उसके विभिन्न प्रकार की उसकी क्षमताएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं, वो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। तो वो सिंथेसिस के लेवल पर आता है।
तो इस तरह से प्राकृतिक जगत में जो वर्ड स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन है, डायलेक्टिकल मैनिफेस्टेशन, वाद प्रतिवाद संवाद के रूप में अगर हम उसको समझें तो वो है इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, फिर ऑर्गेनिक वर्ल्ड और फिर ह्यूमन वर्ल्ड। ये ट्रिनिटी वो बताता। अब मानव जो है उसको संस्थाएं चाहिए। मानव अकेला तो रहता नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है, ईगल आगे कहता, भी एक सोशल डिपॉजिट है, समाज उसके अंदर विद्यमान है। वो समाज बनाता नहीं है, समाज तो उसके अंदर विद्यमान है। और इसलिए पहली अभिव्यक्ति होती है, यानी जो वाद की स्थिति है सोसाइटी के लेवल पर, समाज को समझें डायलेक्टिकली, तो समाज को समझने में सब में अगर हम उसको द्वंद्वात्मक पद्धति से समझें तो समाज के स्तर पर वाद की स्थिति है परिवार। फैमिली जो है वो थीसिस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि फैमिली एक सीधी सादी छोटी सी संरचना होती है जिसमें मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं पूरी होती हैं। लेकिन यहीं इतने पर रुकेगी नहीं प्रक्रिया। विश्वात्मा की अभिव्यक्ति यहीं पर नहीं रुकती, वो तो निरंतर उसको उच्चतर स्तरों में अपने को व्यक्त करना है। तो फिर दूसरी स्टेज आती है प्रतिवाद की, वो है सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, जो कि एक ज़्यादा बड़ा सामाजिक संगठन होता है। अनेक प्रकार के कार्य उसमें होते हैं। परिवार में तो छोटे छोटे 2-3 प्रकार के ही कार्य होते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी में बहुत प्रकार के कार्य होते हैं, अनेक प्रकार के लोग होते हैं। उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है। सिविल सोसाइटी तो म्यूचुअल अफेक्शन, प्रेम पर आधारित, वो फैमिली का बेसिस तो हीगल कहता है प्रेम है, म्यूचुअल अफेक्शन। सिविल सोसाइटी में कंपटीशन है, अपोजिशन है और कोऑपरेशन भी है। तो सिविल सोसाइटी एंटीथेसिस है, परिवार का एंटीथेसिस है सिविल सोसाइटी। लेकिन अब इन दोनों चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं छोड़ना है विश्वात्मा को, अब इनका समन्वय करना है। और तो वो समन्वय राज्य में होता है, जिसको वो यूनिवर्सल सोसाइटी कहता है। तो राज्य जो है वो सामाजिक स्तर पर, सोशल इंस्टीट्यूशन के लेवल पर विश्वात्मा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। स्टेट इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्ड स्पिरिट और हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन एट सोशल लेवल। तो इसलिए वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी डायलेक्टिकली समझता है। अब शासन प्रणालियों को भी डायलेक्टिकली समझता है, क्योंकि समाजों को शासन प्रणालियाँ चाहिए अपने सुचारू संचालन के लिए। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का भी सवाल उठता है, और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को भी वो डायलेक्टिकली देता है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में वाद के स्तर पर निरंकुश तंत्र है, डिस्पॉटिज्म है। प्रतिवाद के स्तर पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और संवाद के स्तर पर, यानी श्रेष्ठतम शासन प्रणाली के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र है। डिस्पॉटिज्म जितने भी जिनको कहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, आप देखिए सब जगह डिस्पॉटिज्म की व्यवस्था रही है। एक व्यक्ति शासक, बाकी सबको चुपचाप उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। बस वो इतना ही समझ ही पाते हैं, तभी वो समाज चल ही सकता है। ज़्यादा वहाँ पर बुद्धि का विकास हुआ नहीं है, थोड़ी सी आवश्यकताएं हैं और मनुष्य में ज़्यादा कोई सामाजिकता है नहीं। तो ऐसे लोगों को चलाने के लिए निरंकुश तंत्र सबसे अच्छी प्रणाली है। तो इसलिए जितनी भी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होंगी, यानी जो पहली अवस्था होगी शासन तंत्र की, वो होगी डिस्पॉटिज्म की, निरंकुश तंत्र की। लेकिन अब इस व्यवस्था में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इसमें अपनी सीमाएं हैं। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होगा तो वो इस व्यवस्था को पसंद नहीं करेगा कि भाई ये क्या मतलब है कि
एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति हमको अपने हिसाब से हाँकते हैं, चलाते हैं, तो ये होगा कि नहीं, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, ये दृष्टि पैदा होगी और उसी से डेमोक्रेसी का जन्म होगा। तो ये प्रतिवाद, वहाँ पर एक या कुछ लोग शासन में, यहाँ पर बहुमत, बहुत बड़ी संख्या में लोग शासन में, उनकी भागीदारी है, तो ये एंटीथेसिस हुआ। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो बहुत, उसमें अपने बिखरने का डर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टू मच ऑफ डेमोक्रेसी बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो इसलिए डेमोक्रेसी पर आकर चीज़ रुकेगी नहीं, अभी एक और उच्चतर स्तर आना है संवाद के स्तर पर, और उसको वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, जिसको वो आदर्श शासन मानता है कि एक राजा है लेकिन वो मर्यादित है, सीमित है, प्रजा को अपने संतानों की दृष्टि से देखता है, प्रजा के कल्याण में शासन करता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। यहाँ पर वाद और प्रतिवाद दोनों मिल जाते हैं कि सत्ता तो राजा और उसके कुछ लोगों के हाथ में है, ये तो डिस्पोटिज्म का लक्षण है, लेकिन उसका उपयोग सबके कल्याण के लिए, ये डेमोक्रेसी का लक्षण है। कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो जो सिंथेसिस है, क्योंकि एवरी सिंथेसिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थीसिस एंड एंटीथीसिस एंड मच मोर। केवल ये नहीं है कि उनका सीधा सीधा जोड़ होता है, ये तो होते ही हैं, थीसिस एंटीथीसिस के एलिमेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन और भी उसमें कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं जिससे वो और उच्चतर स्थिति में पहुंच जाती है। तो उसमें लॉ है, तमाम तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, एक इकोनॉमी की व्यवस्था बड़ी बनती है, कल्चर, आर्ट्स, ये सब चीज़ें धीरे से विकसित होती हैं। तो इस तरह से वो कहता है कि शासन तंत्रों का भी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट होता है, डायलेक्टिकल एवोल्यूशन होता है, और उसने उसका ये स्वरूप बताया। तो स्पष्ट है कि अगर हमें प्रकृति को समझना है तो हीगल कहता है उसके लिए भी डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग करके ही हम समझ पाएंगे। अगर हमें मानव समाज को समझना है तो उसके लिए भी हमें डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर हमें शासन विधान को समझना है, क्योंकि मानव समाज होगा तो उसको शासन तंत्र भी चाहिए, तो उसके लिए भी हमें डायलेक्टिकल मेथड से काम करना पड़ेगा। यानी डायलेक्टिकल मेथड उसके लिए एक यूनिवर्सल मेथड बन जाता है। ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ को समझना है, और ब्रह्मांड में तमाम प्रकार के जो विरोध और अंतर विरोध और कॉन्ट्रडिक्शंस और निगेशंस जो हमें दिखाई पड़ते हैं, अगर हम सही दृष्टि से देखें, डायलेक्टिकल तरीके से देखें, तो वस्तुतः सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से रिकंसाइल हो जाती हैं, सिंथेसाइज हो जाती हैं, और ब्रह्मांड एक बड़ी सरस और सामूहिक प्रक्रिया से आगे बढ़ता रहता है। तो ये हीगल का कि साइंस ऑफ लॉजिक है, या ये उसका डायलेक्टिकल मेथड है, उसकी डायलेक्टिक्स है, जिसके द्वारा उसने मानव जीवन और प्रकृति और इतिहास को इंटरप्रेट करने का कार्य किया। बाकी पक्षों पर हम आगे विचार करेंगे।